हेलो तो कोल इंडिया के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कंपनी के ग्रोथ के बारे में जानेंगे। भविष्य में क्या डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स रख सकते हैं। इस बार ₹5 का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। फ्यूचर में क्या डिविडेंड देखा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। Q3 के नंबर्स और ग्रोथ के नंबर्स पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट ग्रोथ हो रहा है। देखिए, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2020-21, तो कोल उन्होंने जो सप्लाई किया था वो था 574.5 मिलियन टन का, जो कि अब फरवरी 16 तक उससे ज्यादा उन्होंने कोल सप्लाई कर दिया है, 575 मिलियन टन का। तो जो पिछले साल का जो बिजनेस था वो अभी ही ऑलमोस्ट हो चुका है जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि अब चीजें सामान्य हो रही हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं और ग्रोथ हो रहा है, तो पावर या जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो 9.4% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हुई है दिसंबर 2022 में, जो कि पूरे डेकेड में हाईएस्ट है। अब इलेक्ट्रिसिटी का सीधा संबंध कोल से है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आज भी भारत में थर्मल पावर या फिर कोल पावर पर आज भी हम बहुत हद तक डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, कोल का जो जनरेशन जो उन्होंने किया है वो भी उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, उनके पावर की डिमांड बढ़ी है, उसके साथ साथ कोल इंडिया का भी जनरेशन बढ़ा है। और अगर बहुत रिसेंट में बात करें तो 2.3 मिलियन टन पर डे कोल प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि मार्च तक उनका प्लान है 2.6 मिलियन टन तक पहुंचाने का। तो कोल का ग्रोथ हो रहा है, एटलीस्ट नियर टर्म में तो बड़े नंबर्स यही दिख रहे हैं। अब डिविडेंड की बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने की है। जैसे डिविडेंड पर एक अभी का जो रियल फिगर है वो है 14 रुपीज का, ₹14 का डिविडेंड है। ₹9 का डिविडेंड आपको याद होगा दिसंबर के महीने में डिक्लेयर हुआ था, और अभी जो Q3 का रिजल्ट आया तो उसके साथ साथ ₹5 का डिविडेंड आया। तो टोटल 14 रुपीज का डिविडेंड अभी तक आ चुका है। लेकिन कोल इंडिया का एक फाइनल डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है, जो कि ₹4 पर शेयर का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को लगता है कि ये आ सकता है। तो इस पर मैं पीछे गया और मैंने डेटा देखा पिछला फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर मैं ये ₹14 और ₹4 को अगर मैं हाइपोथेटिकली ₹18 मान भी लेता हूं, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में ₹16 का डिविडेंड था। ठीक है। दूसरी चीज, जो पिछला जो डिविडेंड जो आया था वो ₹3.5 का था, जो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि ₹4 का आए। क्या आपको लगता है ₹4 आएगा या उससे भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ₹3.5 का पिछली बार का डिविडेंड था, टोटल ₹16 का, और ₹3.5 का फाइनल डिविडेंड जो आया था बाद में आया था दोस्तों, वो आया था सितंबर के महीने में। तो अभी भी जो बात की जा रही है कि जो एक्सपेक्टेड ₹4 का डिविडेंड, ये अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट्स आएंगे फिर सब बाद में 4-5 महीने के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो वो एक चीज है, बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस हिसाब से फाइनल डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का बैठता है। और अभी रियलिटी में 14 रुपीज का डिविडेंड अभी तक इस मोमेंट पर है। बाकी ₹4 तो ये एक्सपेक्टेशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब इसमें बड़ा एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि कोल इंडिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत मजबूत रहा है। ये 9 महीनों का डेटा है। पूरी इनकम 2020 अप्रैल से दिसंबर में 65,844 करोड़ की हुई थी, जो इस बार 79,000 करोड़ से ऊपर हुई है, मतलब 20% इनकम इंक्रीज हुई है। मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, इन 9 महीनों में 10,663 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और उस समय में 8,113 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम प्रॉफिट्स भी देखेंगे 9 महीनों के हिसाब से, तो 31% का प्रॉफिट भी कोल इंडिया की तरफ से इंक्रीज हुआ है। हाँ, ये भी है, एक्सपेंसेस भी उनके बढ़े हैं, जैसे रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं वो भी 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ हुए, तो वो भी एक है। फिर इंप्लॉय बेनिफिट्स है, फिर जो स्टॉक इन ट्रेड है, फिर बाकी सब भी जो खर्चे हैं वो भी बढ़े हैं। लेकिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स बिल्कुल कोल इंडिया की तरफ से दिख रहा है। कि इंपॉर्टेंट चीजें, हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन 414 मेट्रिक टन इन 9 महीनों में हुआ है। कोल ऑफटेक जिसका हमने डेटा बताया 484 मिलियन टन, जो अभी बढ़कर 575 मिलियन टन हो चुका है ऑलरेडी। ये तो दिसंबर तक का डेटा है, जो ऑलरेडी 575 मिलियन टन हो चुका है। एक्सपेक्टेड है कि ये और ऊपर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि इकोनॉमी में गतिविधियां हो रही है, पावर डिमांड बढ़ रही है। टारगेट्स क्या क्या अलग अलग ब्रोकरेजेस ने Q3 के जब रिजल्ट्स आए, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के, तो उन्होंने क्या दिए हैं? जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 234 का टारगेट दिया है कोल इंडिया पर। मोतीलाल ओसवाल उनके जो रिसर्च है उन्होंने 217 का टारगेट दिया है, और सेंट्रम ब्रोकिंग ने 252 का टारगेट दिया है। आपको क्या लगता है, क्या टारगेट
एक्चुअली में कोल इंडिया का होना चाहिए, क्या एक्चुअली में कोल इंडिया का प्राइस होना चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली चीज उन्होंने कुछ कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कोल इंडिया को लेकर, कि अभी भी कोल इंडिया या कोल के प्राइसेस बढ़े नहीं है और वो प्राइस हाइक बहुत जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हैं, तो रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट या जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, तो रॉ मटेरियल के जो कॉस्टिंग बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं प्राइस हाइक होगा, तो कोल इंडिया के फाइनेंशियल और मजबूत हो सकते हैं। अगली चीज, अभी भी कोल इंडिया पर या मैं कहूं कोयले पर अभी भी हमारा डिपेंडेंस है। जैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन, सब पर मैं बात करता रहता हूं, लेकिन रियलिटी में अगर हम आज की तारीख में देखें तो आज भी कोयले पर हमारी आपकी सबकी लाइफ डिपेंडेंट है दोस्तों। तो ये थर्मल पावर अभी भी है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में अभी भी रिन्यूएबल जो पावर है उसका स्टोरेज डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन वो स्टोरेज डेवलप हो जाए तो चीजें बदल सकती है। बट अभी इस मोमेंट में कोयले का यूजेज है जब तक कोई अल्टरनेटिव वायबल ऑप्शन नहीं आता है। गवर्नमेंट की तो कोशिश है कि कैसे करके रिन्यूएबल पर जल्दी से जल्दी छाया जाए, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर जो हमने देखा, रेवेन्यूज 77,000 करोड़ हुए हैं, एबिटा 13,444 करोड़ से 16,770 करोड़ के आसपास हुआ है। एबिटा मार्जिन हम देखेंगे 24% हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। अर्निंग पर शेयर कोल इंडिया की 17.31 हो जाएगा, मतलब सिंपल, कोल इंडिया के स्टॉक प्राइस को डिवाइड कर दीजिए अर्निंग पर शेयर के साथ, तो आपको पीई रेशियो मिल जाएगा, जो मुझे लगता है अभी इस मोमेंट पर 10 से भी नीचे हो गया है। तो क्या ये वैल्यू जोन में है, क्या ये वैल्यू जोन में रहेगा या ऊपर जाएगा स्टॉक प्राइस, जरूर बताइए। नेटवर्थ अभी 31,000 करोड़ के कोल इंडिया की है और 29,000 करोड़ से ऊपर का फंड बैलेंस भी है। अगली ऑपरेशनल में हम देखें तो प्रोडक्शन और ऑफटेक दोनों बढ़े हैं, नए डेटा और आ चुके हैं जहां पर ऑफटेक और मजबूत यहां पर हुआ है। मैन पावर धीरे धीरे करके कम हो रहा है, जहां पर वो नेचुरल जो भी मैन पावर है, जो भी जिनका भी रिटायरमेंट होगा उसी पर ही उनका फोकस है दोस्तों। तो ये है कोल इंडिया पर इंपॉर्टेंट चीजें, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अभी एक्सपेक्टेड भी है अगर हम Q4 में बात करें, और डिविडेंड भी एक एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी की जा सकती है। बट क्या कोल इंडिया को अगले 8 साल, 10 साल, 12 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जा सकता है? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये देखना कि किस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी कोल को डिसरप्ट करती है। अगर बहुत बड़ा डिसरप्शन हो गया तो कोल इंडिया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर डिसरप्शन नहीं हुआ तो कोयला या कोल इंडिया साथ में कोएग्जिस्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। तो आने वाला समय मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए।